लेकिन जो बफर जोन है, मिडिल एरिया है बफर जोन, यहां पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी आपको मिलेगी। यानी आप कहोगे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, इस एरिया में आप परमिशन लेकर एंटर कर सकते हैं। ठीक है ना, सभी को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी के पास परमिशन है तो परमिशन लेकर यहां पर एंटर किया जा सकता है। जैसे रिसर्चर्स होते हैं, ठीक है, वो यहां पर स्टडी के लिए जा सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से बच्चों को यहां पर विजिट के लिए ले जाया जाता है, उस दौरान परमिशन लेकर यहां पर एंटर कर सकते हैं। इसलिए कहा गया लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है। आई बात समझ में? लेकिन कोर जोन, बोलो यहां पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होगी क्या? नहीं। इसके लिए आप याद रखें, नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। यहां पर किसी को भी एंट्री नहीं मिलती, कोई ह्यूमन एक्टिविटी यहां पर अलाउड नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कोर जोन ऐसा एरिया है जहां पर ऑर्गेनिज्म को कंजर्व किया जा रहा है, ह्यूमन की वजह से ऑर्गेनिज्म को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं अर्थ पर सबसे खतरनाक ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ह्यूमन। तो ह्यूमन की वजह से ऑर्गेनिजम्स को कोई नुकसान ना हो, इसलिए यहां पर ह्यूमन की एंट्री अलाउड नहीं है, कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। याद रहेगा। बिना देखे बताओ, बाहर से अंदर की तरफ कौन कौन से एरिया है? ट्रांजिशनल जोन, मिडिल एरिया, बफर जोन, सबसे अंदर वाला कोर जोन। आपसे पूछा जाए बताओ कौन सा एरिया है जहां पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, क्या आंसर दोगे? बफर जोन। कौन सा एरिया है जहां पर कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं है, क्या आंसर दोगे? कोर जोन। और कौन सा एरिया जहां पर मैक्सिमम ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, क्या आंसर दोगे? ट्रांजिशनल जोन। याद रहेगा। चलो, इसमें आगे एक पॉइंट और बताया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 94 कंट्रीज में 408 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितनी कंट्रीज में बताया गया? 94। कितने हैं? 408। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अगर एग्जाम में कुछ पूछा जा सकता है तो आपसे यह पूछा जाएगा कि बताओ इंडिया कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो आपको आंसर देना होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बोलो क्या आंसर दोगे? 14। एनसीईआरटी में 14 लिखा है, लेकिन अभी करंट वैल्यू आप याद रखें, करंट वैल्यू है 18। करंट वैल्यू कितनी है? 18। लेकिन एनसीईआरटी में अभी भी 14 ही लिखा है, मतलब आपको प्रायोरिटी किसे देना होगा? 14 को। अगर ऑप्शन में 14 ना हो तब जाकर आप 18 टिक करेंगे। ठीक है ना, मैंने आपको दोनों डेटा बता दिए। ठीक है ना, ये 14 तो एनसीईआरटी में है और करंट वैल्यू 18 है। अगर 14 ऑप्शन में है तो 14 ही टिक करना है, 14 ऑप्शन में नहीं है तो आपको 18 टिक करना है। याद रहेगा। चलो, क्लियर है बायोस्फीयर रिजर्व। बताओ तीसरा टाइप क्या था? तीसरा एग्जांपल, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क वो एरिया है जहां पर बायोटिक फैक्टर्स को प्रोटेक्शन मिलती है। याद रहे, इंडिया में 90 नेशनल पार्क हैं। कितने नेशनल पार्क हैं? 90। ये एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन करंट डेटा आप याद रखें 104 हो गए हैं। एनसीईआरटी अभी तक अपडेट नहीं हुई। एनसीईआरटी में जो पहले लिखा था वही चल रहा है, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो ये 90 ही टिक करना होगा, यही आंसर सही माना जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 90 ना हो तब आप 104 टिक करें। बोलो याद रहेगा। चलो आंसर दें। आपसे पूछा जाए फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड, क्या आंसर दोगे? वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क, आपने नाम सुना हो येलो स्टोन नेशनल पार्क। कोई बात नहीं, याद रखना येलो स्टोन नेशनल पार्क ये अमेरिका में है। कहां पर है? अमेरिका। अगर आपसे पूछा जाए बताओ फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, काजीरंगा।
कोलकाता में है, क्या नाम है? हाँ, होगा कुछ। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुना है क्या? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश। ये है नैनीताल, उत्तराखंड। अच्छा, उत्तर प्रदेश के आसपास ही है। वेरी गुड। तो ये दो एग्जाम्पल आप याद रखें, अपने मॉड्यूल में भी लिखे हैं, हो सकता है पूछ लिए जाए। बताओ फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड कौन सा है? येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कहां पर है? अमेरिका। और बताओ इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहां पर है? नैनीताल यानी उत्तराखंड। ठीक है, याद रहेगा। इसमें आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी समझ लें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनमें बायोटिक फैक्टर्स को प्रोटेक्शन मिलती है, और बायोटिक फैक्टर्स में भी मेनली एनिमल्स, मेनली किन्हें प्रोटेक्शन मिलती है? एनिमल्स। जैसे आपने नाम सुना होगा बर्ड सेंचुरी होता है, ठीक है। तो मेनली ये जो सेंचुरीज बनाई जाती हैं ये एनिमल्स के लिए बनाई जाती है, ठीक है। याद रखना, इंडिया में 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कितनी? 448 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन ये वैल्यू बढ़कर 566 हो गई है। तो आप याद रखें, एग्जाम में आता है तो प्रायोरिटी किसे दोगे? 448। ये ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या दोगे? 566। ये है 14, ये है 90, ये है 448। टोटल करो कितना हुआ? कितना हुआ? 552 हो जाएंगे याद। 552, इनके नाम, इनके प्लेस, और इनमें फेमस एनिमल कौन सा है, याद हो जाएंगे ना। 552 नहीं हो पाएंगे? अच्छा, तो इंपॉर्टेंट आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। इसको लिख लो पहले, यहां तक जल्दी नोट करें। जो स्टूडेंट ऑनलाइन है, बेटा दिख रहा है बोर्ड क्लियर? मैंने आपसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था, किडनी ऑफ प्लेनेट किसे कहा जाता है? वेटलैंड। क्यों कहा जाता है? हाँ, वाटर को फिल्टर करता है। वेरी गुड। जिस तरह से हमारी बॉडी में किडनी का रोल है, उस तरह से नेचुरली जो वेटलैंड होते हैं वो वाटर को फिल्टर करने का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ठहरा हुआ पानी होता है, ज्यादा डीप वाटर बॉडी नहीं होती, तो जो भी इम्प्यूरिटीज होती हैं वो धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाती हैं। इसलिए कहा गया किडनी ऑफ प्लेनेट वेटलैंड को कहा जाता है। वेटलैंड में आपको पढ़ा चुका हूं, बोलो। इकोटोन में, इकोटोन का एग्जांपल लिया था वेटलैंड। बताओ वेटलैंड ने अर्थ का कितना एरिया कवर किया था? 6%। बताया था मैंने क्लास में, कितने एरिया पर वेटलैंड प्रेजेंट है? 6%। और वेटलैंड के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे जाएं तो जो दलदली एरिया होते हैं, जैसे मार्शी एरिया हुआ, स्वैम्पी एरिया हुआ, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे? वेटलैंड के। मैंने आपको क्लास में एक एग्जाम्पल बताया था, एक फॉरेस्ट है, वहां पास से एक रिवर बह रही है, रिवर में वाटर लेवल अगर बढ़ गया तो वाटर कहां आ जाता है? फॉरेस्ट में। वहां पर आकर कलेक्ट हो जाता है। वो जो शेलो वाटर बॉडी होती है, ठीक है, वो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों का ओवरलैपिंग जोन होती है, उसे हमने वहां पर इकोटोन यानी वेटलैंड कहा था, ठीक है। तो वो जो एग्जाम्पल मैंने क्लास में लिया था उसे आप कहोगे रिवराइन फॉरेस्ट। क्या कहा जाता है? रिवराइन फॉरेस्ट, क्योंकि वहां पर फॉरेस्ट भी है, रिवर भी है, उसकी वजह से वेटलैंड बना। क्या क्या कहा गया? रिवराइन फॉरेस्ट।
वेटलैंड के बारे में आप एक पॉइंट और याद रखें, वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए ईरान में एक जगह है जिसका नाम है रामसर। क्या नाम है? रामसर। वहां पर मीटिंग हुई, मीटिंग होकर एग्रीमेंट तैयार हुआ, ठीक है, एग्रीमेंट पर साइन हुए और डिसाइड हुआ कि हमें वेटलैंड को कंजर्व करना है। अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट बनता है, उस पर सिग्नेचर किए जाते हैं कि हमें वेटलैंड को क्या करना है, कंजर्व करना है, प्रोटेक्शन देनी है। तो इसके लिए जो मीटिंग हुई थी रामसर में, उसे नाम दिया गया रामसर कन्वेंशन। क्या कहा गया? रामसर कन्वेंशन। यानी अगर आपसे पूछा जाए बताओ रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, क्या आंसर दोगे? वेटलैंड कंजर्वेशन। ठीक है, याद रखना, ये मॉड्यूल में लिखा है, अभी मैं आपको सब बताऊंगा। एंडेमिक स्पीसीज के आगे सर्कल में प्लस लिखा है बेटा, प्लस मतलब एंडेमिक स्पीसीज प्रेजेंट है। क्या चीज? 34 है ना टोटल? नहीं, एनसीईआरटी में इसी तरह लिखा, एनसीईआरटी में लिखा पहले 25 थे, 9 और ऐड हुए, टोटल 34 हो गए। तो जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है उसी तरह से मैंने लिखा। मैं चाहता तो डायरेक्ट 34 भी लिख देता, ठीक है ना, लेकिन टोटल 34 हैं, इन्हें आप याद रखें। बेटा वेस्टर्न घाट के नीचे लिखा है इंडो बर्मा। नॉर्मन मायर के बाद जो डेट लिखी है, ईयर लिखा है, वो है 1988। एबायोटिक के बाद लिखा हुआ है मेटल्स, METALS। नेशनल पार्क, इसके आगे लिखा है बायोटिक फैक्टर्स। ऑन गोइंग मास एक्सटिंक्शन। जितने स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्या आपने हॉटस्पॉट के बारे में नोट कर लिया, जितना भी बोर्ड पर लिखा है हॉटस्पॉट? बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये जूम कर रहा हूं बेटा, विजिबल है? नोट कर लें इसको। 30% के बाद में बेटा नीचे एरो डाउन किया हुआ है, यानी 30% तक रिड्यूस किया जा सकता है। जितना आप नोट कर लें उतना आप चैट में लिख दिया करें कि यहाँ तक हमने नोट कर लिया, फिर उस पार्ट को उसको हम थोड़ा सा स्लाइड करके जितना बचा हुआ पोर्शन है उसको जूम कर दें ताकि आपको क्लियरली दिख जाए।
हॉट स्पॉट वाला पार्ट मिटा दूं क्या? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नोट कर लिया क्या सभी ने बेटा, जो ऑनलाइन है? जल्दी नोट करें। आपने नोट कर लिए चारों पॉइंट? लिखो बेटा जल्दी। बेटा 448 और 566 वैल्यू दोनों इसलिए लिखी है, 448 तो एनसीईआरटी में दिया है और 566 ये करंट वैल्यू है, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बढ़कर 566 हो चुकी है। दोनों लिखो, 448 भी लिखो, 566 भी लिखो। प्रायोरिटी 448 को देना क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलो, जब मैं बोर्ड पर एक्सप्लेन करता हूं बेटा ध्यान से सुना करो, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से देखोगे, तो जब आप नोट करोगे, अगर कोई पॉइंट आपको दिख भी नहीं रहा तब भी आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन तो आप आसानी से नोट कर सकते हो। बताओ लास्ट तरीका क्या था? 4 तरीके हो गए। सेकंड ग्रुप, समझना इसको। 5th नंबर है सेकंड ग्रुप, रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन। रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन इंडिया में हिस्ट्री से चला आ रहा है, यानी सिंपली एक वर्ड कहूं, इंडिया में अंधविश्वास बहुत जल्दी फैलता है। ठीक है, हाँ सुनना ध्यान से। मान लो मैं एक गांव में गया, ठीक है, मैंने देखा वहां एक बहुत बड़ा ट्री है। मैंने गांव वालों से कहा, गांव वालों सुनो, ये जो ट्री है, जब मैं इस ट्री के पास से गुजरा, मुझे इस ट्री में से आवाज आई। ट्री ने मुझसे कहा, बोल तुझे क्या चाहिए। मैंने जो ट्री से मांगा वो मुझे मिल गया। जैसे ही गांव वाले ये सुनेंगे, वहां पर दौड़ते हुए आएंगे और उस ट्री की पूजा अर्चना, आरती आराधना करने लग जाएंगे। यानी उस ट्री के चारों तरफ धागे बांध दिए जाएंगे। लोगों की धार्मिक उम्मीदें उस ट्री से जुड़ जाएगी कि हम इस ट्री से जो मांगेंगे वो हमें मिलेगा। लेकिन आप में से एक स्टूडेंट, खड़े होना बेटा, क्या नाम है आपका? संभव। संभव ने कहा, सर मुझे वो ट्री पसंद नहीं आया, मैं उस ट्री को काटना चाहता हूं। तो बताओ क्या उस गांव के लोग उस ट्री को कटने देंगे? नहीं। धार्मिक उम्मीदें जुड़ी है कि जो मांगेंगे ट्री हमें देगा।
अगर संभव उस ट्री को काटना चाहता है तो बोलो ट्री को काटने देंगे क्या? नहीं, बल्कि संभव को ही निपटा दिया जाएगा। आई बात समझ में? संभव ने कहा सर मुझे वो ट्री काटना है, आप मेरे साथ चलो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ये कुल्हाड़ी ले और ट्री को काट कर आ जा। इधर से कुल्हाड़ी संभव के साथ जाएगी, लेकिन उधर से कुल्हाड़ी अकेली आएगी, संभव गायब है क्योंकि उसे उसी कुल्हाड़ी से निपटा दिया गया है। तो इस तरह से बताओ उस प्लांट को, उस ट्री को प्रोटेक्शन मिली या नहीं, ये तरीके कहलाते हैं सेकंड ग्रुव। आपने एक केस स्टडी सुनी होगी, अमृता देवी बिश्नोई, सुनी है ना? 1731 की बात है, बहुत पुरानी केस स्टडी है। 1731 जोधपुर की केस स्टडी है। जोधपुर के राजा ने अपने मिनिस्टर से कहा मुझे अपने लिए नया पैलेस बनवाना है, जाओ लकड़ियों का अरेंजमेंट करके लाओ। तो मिनिस्टर अपने वर्कर्स के साथ एक फॉरेस्ट में लकड़ियां काटने चला गया। अब वो उस फॉरेस्ट में लकड़ियां काटने गया जिसके पास एक गांव था जहां पर बिश्नोईज रहते थे। आप सभी जानते हैं बिश्नोईज नेचर लविंग होते हैं, ठीक है, यानी नेचर के साथ को एग्जिस्टेंस शो करते हैं। जैसे ही गांव वालों को पता चला, सभी वहां पर दौड़ते हुए आए और ट्रीज को हक कर लिया। ठीक है, ये चिपको मोमेंट नहीं था। चिपको मोमेंट तो 1974 में हुआ था, ठीक है, ये चिपको मोमेंट नहीं था। ट्री को हक कर लिया और मिनिस्टर से कहा अगर आप ट्री को काटना चाहते हो तो पहले हमें काटो, फिर ट्री को काटना। मिनिस्टर वापस राजा के पास गया और जाकर बताया वहां ऐसा कहा जा रहा है। राजा ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नया पैलेस बनवाना है, आप कैसे भी करके लकड़ियों का अरेंजमेंट करके लाएं। मिनिस्टर वापस वर्कर्स के साथ उस फॉरेस्ट में गया। अमृता देवी बिश्नोई, उसकी 3 डॉटर और 100 ऑफ बिश्नोई जो उस गांव के रहने वाले थे, उन्हें ट्री के साथ ही कट कर दिया गया। यानी यहां पर को एग्जिस्टेंस के साथ साथ को एक्सटिंक्शन भी हो गया। बोलो सही बात है या नहीं? ट्री गए, अमृता देवी भी गई। यानी कभी कभी को एग्जिस्टेंस की वजह से को एक्सटिंक्शन भी हो जाता है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस तरह का करेज शो करता है, इस तरह की ब्रेवरी दिखाता है, तो आपको अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर एक अवार्ड मिल सकता है। अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। कितनों को चाहिए आप में से? हाँ, अवार्ड तो मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है वो एक्सटिंक्शन भी हो जाए। जैसे मान लो आप क्लास के लिए आ रहे थे, आपने देखा कि एक आदमी ट्री काट रहा है, तो आप पहले क्लास के लिए मत आना, आप पहले जाकर ट्री को हक कर लेना और कहना कि आप पहले मुझे काटो फिर ट्री को काटना। अगर मान लो उसने ट्री नहीं काटा, वहां से चला गया, तो आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको अवार्ड मिलेगा। लेकिन देख लेना कहीं वो पागल तो नहीं है, पता चला ट्री के साथ साथ आपको भी निपटा दिया तो को एक्सटिंक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो याद रहे कई जगह पर ह्यूमन बायोडाइवर्सिटी को इस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। यानी जैसे हमने एग्जांपल लिया वो ट्री वाला, ठीक है, उससे धार्मिक आस्थाएं जुड़ी, उस तरह से इंडिया में कई सारी ऐसी जगह हैं जिन्हें पवित्र माना जाता है, ठीक है। यानी ह्यूमन उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, किसी को डिस्ट्रॉय करने नहीं देगा। तो इस तरह का यानी ये जो तरीका होता है क्या कहलाता है? सेक्रेड ग्रुव। क्या कहा जाता है? सेक्रेड ग्रुव। एग्जाम्पल आप याद रखें, कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी बता रही है, जैसे खांसी एंड जेंटिया हिल, ये कहां पर है? मेघालय। खांसी एंड जेंटिया हिल ये कहां पर है? मेघालय। बताओ अरावली हिल कहां पर है? राजस्थान। अरावली हिल राजस्थान में है, ये भी सेक्रेड ग्रुव है।